हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे। भाई साहब आपको 18 फरवरी को पेपर देना है हिंदी का क्लास 12th का। ठीक है भाई साहब। अब देखिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में भाई साहब कहानी आता है भाई साहब, वो आता है भाई साहब 5 नंबर का। ठीक है। और आज ये वीडियो आप लोग कंप्लीट वॉच करते हो तो पूरा कहानी आपका क्लियर हो जाएगा। मैं आपको याद नहीं कराऊंगा, लेकिन कुछ ऐसा तरीका आपको बताऊंगा जिससे आप पूरी कहानी आपको दिमाग में आपको बैठ जाएगा, आप लिख के आ जाओगे बहुत ही आसान तरीके से। अब कहानी का उद्देश्य हो, चाहे कहानी का सारांश हो, चाहे कहानी का चित्रण हो, सब कुछ आप बहुत ही आसानी से लिख के आ जाओगे। कोई दिक्कत नहीं, बस अपने भाई का भी वीडियो देख लो ना, तसल्ली से वीडियो देखो, सब कुछ बताता हूँ। ठीक है। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम जो आपका क्लास 12th हिंदी का बुक है भाई साहब, उसमें आपका 4 ही कहानी है। ठीक है भाई साहब। अब 4 कहानी में से भाई साहब आपके बोर्ड एग्जाम में भाई साहब कितनी कहानी आएंगी? आएंगे भाई साहब 2 कहानी। ठीक है। अब ये 2 कहानी में से कोई ना कोई आपको एक कहानी लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो भाई साहब अगर ये 2 कहानी आप याद करते हो, अगर ये 2 कहानी आ गया तो क्या करोगे? उसी के लिए आपको 3 कहानी याद करना है। इस वीडियो में आपको भाई साहब बताऊंगा, ध्रुव यात्रा बताऊंगा, पंचलाइट बताऊंगा, बहादुर बताऊंगा विथ डिटेल में। मतलब आप एक क्लास देखते हो तो आपको एक क्लास देखते देखते ही आपको ध्रुव यात्रा जो कहानी है ये तैयार हो जाएगा, जो आपका पंचलाइट है ये भी तैयार हो जाएगा, जो बहादुर है ये भी तैयार हो जाएगा। ये भाई साहब कहानी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है 5 नंबर का, लेकिन इस वीडियो से आपका 6 नंबर क्लियर होने वाला है। आपको यार 5 नंबर तो ठीक है, 6 नंबर कैसे? क्योंकि भाई साहब देखिए कई बार बहुविकल्पी में इनका पूछता है ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है, भाई साहब पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है, बहादुर कहानी के लेखक कौन है, भाई साहब लाठी कहानी को लेखक कौन है। यहाँ देखिए भाई साहब जो ध्रुव यात्रा है इसकी कहानी लेखक जैनेन्द्र कुमार है, पंचलाइट कहानी लेखक भाई साहब फणीश्वरनाथ रेणु है, और बहादुर कहानी लेखक भाई साहब अमरकांत है, और लाठी कहानी लेखक भाई साहब शिवानी है। आपको यार थोड़ा सा हमको बता दीजिए लिख के। तो भाई साहब लिखा हूँ यहाँ पे देख लीजिए। जो ध्रुव यात्रा कहानी लेखक है जैनेन्द्र कुमार, ठीक है, पंचलाइट कहानी लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु, फिर बहादुर कहानी लेखक भाई साहब अमरकांत, और यहाँ पे जो लाठी कहानी भाई साहब इसके लेखक है शिवानी जी। तो भाई साहब ये आपके बहुविकल्पी में कई बार पूछ देता है, तो आप लोग इसको तैयार कर लोगे तो बहुत ही आसानी से आपका 1 नंबर भी इधर से भी क्लियर हो जाएगा। वैसे आपका 5 नंबर तो क्लियर हो ही रहा है, तो क्या टेंशन है। तो ये जो कहानी है अभी समझाता हूँ डिटेल में। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, क्योंकि समय नहीं बचा है भाई साहब। आज भाई साहब है 16 फरवरी, तो आप लोग समझ सकते हो, आप लोग का डर अंदर से बोल रहा है कि भाई साहब आप बहुत डरे हुए हो। ठीक है। जितने भी स्टूडेंट से मिले वो लोग बहुत डरे हुए हैं। डरना है नहीं दोस्तों, आपको जो भाई बता रहा है बस उतना ही तैयार करना, आपको ही लिख के आ जाना। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यूपी बोर्ड के 2025 के 7 सेट में भाई साहब ये जो देखिए पंचलाइट है, ठीक है, बहादुर है, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे देखिए बहादुर है, पंचलाइट, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे देखिए बहादुर कहानी है, देखिए ध्रुव यात्रा है, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे देखिए बहादुर है, पंचलाइट है, बहादुर है, फिर यहाँ पे देखिए पंचलाइट है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए बहादुर है, पंचलाइट है, ठीक है, बहादुर है, पंचलाइट है। मतलब बहादुर पंचलाइट आपके यूपी बोर्ड के 2025 के 7 सेट में बार बार पूछा गया था बहादुर, ठीक ना भाई साहब, बहादुर कहानी, ठीक ना। और ये आपका जो था पंचलाइट था, ये बार बार पूछा गया। तो आपको इनको डेफिनेटली तैयार करना। जो आपका बहादुर हो गया, ठीक है, बहादुर कहानी हो गया, और जो आपका पंचलाइट हो गया, ठीक ना। और आपको अपनी तरफ से एक ध्रुव यात्रा भी तैयार कर लेना। अभी इस वीडियो में बताऊं, ठीक है। मैं आपको ये दिखा रहा था भाई साहब, देखिए आपका जो यूपी बोर्ड का 7 सेट, यूपी बोर्ड में कितने सेट है? 7 सेट है भाई साहब। इस 7 सेट में भाई साहब बहादुर कहानी और भाई साहब जो पंचलाइट है बार बार पूछा गया। तो आपको बहादुर और पंचलाइट को तैयार करना ही पड़ेगा। ठीक है। मैं बोल दूं पहले, और मैं बताऊंगा यार, मेरा काम है बताना। ठीक है। अब चलिए यहां से देखिए आपका कहानी शुरू होता है। तो भाई साहब देखिए जो लड़का इसका नाम है दिल बहादुर, मतलब कहानी का नाम है बहादुर, लेकिन लड़का का नाम है दिल बहादुर। देखिए जो बहादुर कहानी के लेखक है अमरकांत है, और अमरकांत की पत्नी है भाई साहब निर्मला, और इनका एक लड़का है, बड़ा लड़का जिसका नाम है किशोर। और यहाँ पे देखिए 11 रुपए की चोरी को आपको याद रखना भाई साहब, यही 11 रुपए की चोरी बहादुर को पे लगा था, तब बहादुर घर छोड़कर इनका चला गया था। ठीक है। अब मैं आपको शुरू से कहानी बार समझाता हूँ। देखिए बहादुर कहानी क्या है भाई साहब, बहादुर के माता पिता ने बहादुर को डांट दिया था। ठीक है। तो भाई साहब बहादुर गुस्से में आके अपना घर छोड़ के चला गया। ठीक है भाई साहब। जब घर छोड़ के चला जाता है कोई, तो उसको कोई तो फिर खिलाएगा नहीं, पिलाएगा नहीं, रखेगा नहीं। तो इसको भाई साहब जो बहादुर था ये भी काम ढूंढने लगा कि मुझे कहीं पर काम मिल जाए। ठीक है भाई साहब। वहीं पर जो अमरकांत की पत्नी थी निर्मला, इनको भी एक नौकर की जरूरत थी। ठीक है, नौकर की जरूरत थी, क्योंकि भाई साहब जो निर्मला के आस पड़ोस वाले थे सबके घर में एक नौकर था। तो भाई साहब बहादुर को नौकर रख लिया निर्मला जी ने। तो भाई साहब जब बहादुर पहले पहले उनके घर गया था, तो भाई साहब बहादुर सारा काम काज चलता था, तो बहादुर के साथ ये लोग अच्छा व्यवहार करते थे। ठीक है। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, बीतता गया। फिर भाई साहब उसके बाद क्या हुआ, तो फिर इसके साथ थोड़ा सा ताना तोनी होने लगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो निर्मला और अमरकांत जी के घर इनके कुछ पड़ोसी, कुछ रिश्तेदार आए। ठीक है भाई साहब, इनसे मिलने उलने आए वैसे ही। ठीक है। फिर भाई साहब क्या हुआ, उनका 11 रुपये चोरी हो गया। जो पड़ोसी उनके आए थे, जो रिश्तेदार आए थे इनके घर पे, इनका 11 रुपये चोरी हो गया। वो चोरी का इल्जाम लगा दिया भाई साहब बहादुर के ऊपर। ठीक है। फिर बहादुर को मारा गया, डांटा गया कि तुम चोर हो, ये हो, सुअर का बच्चा भी बोला गया। ठीक है। तो ऐसे इसके साथ हुआ। तो भाई साहब बहादुर क्या किया, इनका भी घर छोड़ के चला गया। ठीक है। जो बहादुर था भाई साहब इनका भी घर छोड़ के चला। फिर ये लोग बाद में पछताने लगे भाई साहब, फिर ये लोग घर का सारा काम काज कर नहीं पाते थे, ठीक ना, काम के आलसी हो गए थे। तो इनको पछतावा होने लगा, क्या जो बहादुर था उसने चोरी नहीं किया था, चलो दोबारा हम बहादुर को वापस लाते हैं घर में। लेकिन वो दोस्तों बोलते हैं ना कि आप पछतावे क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो बहादुर उनका घर छोड़ के चला गया था, फिर उनके घर दोबारा वापस नहीं आया। ठीक है। तो यही कहानी का आपका सारांश था दोस्तों, कि ऐसे ऐसे हुआ था बहादुर कहानी साहब। ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको सारांश मैंने आपको समझा दिया, बस इतना ही कहानी है, ये सारांश है। अब इसका उद्देश्य भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो चलिए ये आपका बहादुर कहानी हो गया। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है।
तो आपको अगर ऐसे भी आप लिख दोगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए भाई साहब बहादुर के साथ मारा पीटा जाता था, ठीक है, मेहनती काम करता था लेकिन इसको बाद में मारा पीटा भी जाता था। यहाँ देखिए बहादुर कहानी है, ठीक है। चलिए आपको ऐसे लिखना है, मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। देखिए बहादुर, यहाँ देखिए अमरकांत जी द्वारा लिखी गई बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार में, ठीक है, नौकर के साथ परिवजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कूट व्यवहार की कहानी है, ठीक है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बताते हुए लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बताते हुए कहानी की आत्मकथा, ठीक है, रूप रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा व शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती थी। मतलब जो निर्मला थी, इनके घर के आस पड़ोस में, इनके रिश्तेदार में सभी घर में एक नौकर था, तो ये भी एक नौकर रखना चाहते थे। तो भाई साहब बहादुर नेपाल का 12-13 साल का एक लड़का था, ठीक है भाई साहब। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का एक लड़का था, ठीक है भाई साहब। और यहाँ पे देखिए जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़ के चला गया था, मतलब शहर छोड़ के चला गया, घर छोड़ के चला था और शहर चला जाता है, ठीक है। और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं। मैंने आपको बताया था कि पहले जब करते तो उसके साथ अच्छा व्यवहार होता था, ठीक है, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरताने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता था, इसके बावजूद उसको गाली गलौज मारपीट तक की नौबत आ जाती थी। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उससे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि उसको झूठी चोरी का इल्जाम लगाता है और उसको मारा पीटा जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है भाई साहब, अंततः बहादुर घर छोड़ के चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे, ठीक है भाई साहब। जब बहादुर इनका घर छोड़ के चला गया, इसको मारा पीटा गया, चोरी का इल्जाम लगाया था, तो भाई साहब बहादुर क्या किया, इनका घर छोड़ के चला गया। वो सहनशीलता था, उसको स्वाभिमानी था, उसने चोरी नहीं किया था, वो घर छोड़ के चला गया। तो भाई साहब ये सभी लोग आराम के आदी हो चुके थे। बहादुर कहानी देखिए, बहादुर की उपयोगिता देखते हुए अब अपना कार्य सब करने से घबराते थे। बहादुर के घर छोड़ जाने के वे सभी पश्चाताप करते थे तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछतावे क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है, ठीक है ना भाई साहब। आपको ऐसे लिख देना है कि बहादुर को मारा पीटा गया, चोरी का इल्जाम लगाया गया, फिर बहादुर घर छोड़ के चला गया। फिर इन लोग को लगा, क्योंकि ये लोग भाई साहब काम के आलसी हो गए थे, काम नहीं कर पाते थे। फिर ये लोग पछताने लगे कि यार बहादुर था तो काम करता था, चलिए दोबारा उसको वापस लाते हैं। फिर वो बोलते हैं दोस्तों अब पछतावे क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, तो बहादुर इनका घर छोड़ के चला गया था, तो एक खल्लास हो गया था, ठीक है भाई साहब। एक कहानी का सारांश अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया, अगर आप ऐसे लिख के आ जाओगे तो आपको 5 नंबर डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि बहादुर कहानी का उद्देश्य, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए कि बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या लिखा गया। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, आप यार लिख लोगे यार, मैंने आपको बता दिया, अब क्या ही एक चीज बार बार रिपीट करना है। मतलब कहानी का सारांश था, एक कहानी का उद्देश्य है, मतलब इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है, आप तो बना के लिख दोगे, ठीक है। किसी के ऊपर झूठी चोरी का इल्जाम नहीं लगाया जाता है, ठीक है। लगाने से पहले 100 बार सोचा जाता है। आपको ऐसे लिख देना कि बहादुर एक बहुत ही सच्चा सरल हृदय वाला लड़का था, जो कि स्वाभिमानी था, उसके अंदर स्वाभिमान की भावना कूट कूट के भरी थी। तो यार बना के लिख लोगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। मैंने आपको जब आप सारांश समझ जाओगे तो आप उद्देश्य तो लिखो दोगे यार। यहाँ देखिए, आपको बहादुर कहानी का अगर चरित्र चित्रण पूछे तो आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। छल कपट रहित भोला बालक था, ठीक है, परिश्रमी था, हंसमुख एवं मृदुभाषी था, ईमानदार एवं सच्चा हृदय था, ठीक है, सहनशीलता और स्वाभिमानी था। मतलब दोस्तों वो सहन करता था, उसके अंदर सहनशीलता थी, मतलब वो जितना भी मारपीट होता था, गाली गलौज, तो वो सहता था। लेकिन जब बात आई भाई साहब स्वाभिमान के ऊपर, तो भाई साहब स्वाभिमान के ऊपर वो नहीं झुका, वो भाग गया वहां से, क्योंकि उसने चोरी नहीं किया था, व्यवहार कुशल था, स्नेही बालक था, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया भाई साहब समाप्त, ठीक है। जो बहादुर कहानी था आपका समाप्त हो गया। अब हम देखिए आपका पंच लाइट आ गया, ठीक है भाई साहब। अब पंच लाइट तो भाई साहब बहुत आसान है, क्योंकि ये तो सभी लोग को याद भी रहता है, क्योंकि इसमें प्रेमी वाली बात है ना भाई साहब। देखिए पंच लाइट कहानी के लिए कौन है भाई साहब, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है भाई साहब। इसमें एक लड़का था जिसका नाम है गोधन, और जो अपने ही गांव की लड़की मुनरी से प्रेम करता है, ठीक है। अब गोधन जब इसके मुनरी घर से गुजरता है तो गाना गाता है, तो उसकी जो माँ थी गुलरी काकी, वो क्या करती भाई साहब, उसको पसंद नहीं आता। तब जब एक गोधन मुनरी, मतलब मुनरी कौन थी भाई साहब, इसकी लड़की थी, गुलरी काकी की लड़की थी। जब गोधन भाई साहब मुनरी घर से गुजरता था तो भाई साहब फिल्मी गाना गाता था, ठीक है। तो जो गुलरी काकी थी, जो मुनरी की माँ थी, तो भाई साहब एक क्या की, जाके शिकायत कर दी सरदार जी से, जो गांव के सरपंच होते, उससे जाके शिकायत की भाई साहब ये जो गोधन है हमारे घर से जब गुजरता है फिल्मी गाना गाता है, सिनेमा वाला गाना गाता है। तो वो चीज को देखते हुए भाई साहब उसने क्या किया भाई साहब, जो सरपंच जी थे उसको गांव के टोली से, बिरादरी से बाहर कर दिया। मतलब गांव निखारा होता है ना दोस्तों, उसको सरदार जी ने गोधन को गांव से निकाल दिया। फिर दोस्तों रामनवमी का मेला पड़ता है, ठीक है। रामनवमी के मेले से जो गांव वाले रहते हैं पेट्रोमैक्स खरीद के लाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पंच लाइट, ठीक है भाई साहब। पंच लाइट खरीद के लाते हैं,
लेकिन सभी लोग तो भाई साहब खुशी का माहौल था, क्योंकि भाई साहब पहली बार गांव में कोई रामनवमी के मेले में सभी लोग पेट्रोल मैक्स खरीद के लाए थे। लेकिन लाने के बाद ठीक है, ला तो दिए थे सभी लोग, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये जो पेट्रोल मैक्स था इसको जलाएगा कौन, क्योंकि गाँव के जो भोले वाले लोग थे इसको जलाना नहीं जानते थे। तो भाई साहब ये बहुत परेशानी वाली बात होगी, पूरा गांव सोचने लगा कि यार अब इसको जलाएगा कौन, क्योंकि पूरे गांव में कोई इसको जला ही नहीं पाता था। तो भाई साहब ये बात मुनरी को पता था कि गोधन पेट्रोमैक्स जला लेता है। तो भाई साहब मुनरी ने क्या किया, अपने सहेली कनेली को बताया कि तुम जाओ सरदार जी से कहो कि गोधन ये पेट्रोमैक्स जला लेता है। तो भाई साहब इसने जो मुनरी की सहेली कनेली थी, इसने सरदार जी से बताया, सरदार जी गोधन क्या करता है, पेट्रोमैक्स जला लेता है। पेट्रोल में जला तो भाई साहब जब सरदार जी को पता चला तो भाई साहब सरदार जी ने गोधन को बुलाया, गोधन ने भाई साहब पेट्रोल में जला दिया। पूरे गांव में रामनवमी मेले का अच्छे ढंग से एंजॉय किया गया। फिर उसके बाद भाई साहब सरदार जी ने कहा खूब गाओ सलीमा का गाना, तुम्हारा सातों खून माफ। फिर उसके भाई साहब उसी दिन जो गुलरी काकी थी गोधन को बुलाएं अपने घर पे भोजन के लिए निमंत्रित की। मतलब समझिए दोस्तों, यही गुलरी काकी जो गोधन को शिकायत की थी, जो गोधन को गांव से बाहर करवा दी थी, फिर यही गुलरी काकी गोधन को बुलाई अपने घर कि आओ बेटा खाना खाओ। तो देखिए दोस्तों, मतलब इसका रोला बन गया ना, गांव में कोई काम नहीं करता पता था, लेकिन गोधन जो था वो काम करता था। तो भाई साहब इस प्रकार से एक जो पंचलाइट कहानी था समाप्त होता है। मैंने आपको समझा दिया अपने लैंग्वेज में, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको तैयार भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका पंचलाइट कहानी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक बार फिर से आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेड्डी द्वारा जी लिखी एक आंचलिक कहानी। इस कहानी में ठीक है बिहार के पिछड़े गाँव में प्रवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, ठीक है भाई साहब। इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है, ठीक है, जो अपने ही गांव की लड़की मुनरी से प्रेम करता है, ठीक ना। मुनरी की माँ, ठीक ना, मुनरी की माँ पंच से गोधन की शिकायत कहती है कि वह घर के सामने जब गुजरता है तो सिनेमा गाना गाता है, ठीक ना भाई साहब, गाना गाता हुआ गुजरता है। इस कारण गाँव के पंच ने उसे बिरादरी की टोली से निकाल दिया, ठीक ना। एक दिन रामनवमी के मेले से गाँव वाले पंचलाइट यानी पेट्रोमैक्स खरीद के लाते हैं, ठीक ना। जो पैसे बचे हुए थे उसे पूजा पाठ की सामग्री लाई गई, ठीक ना। सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, ठीक ना भाई साहब। लेकिन समस्या यहाँ उठती थी कि पंचलाइट को जलाएगा कौन आखिर में, क्योंकि भाई साहब गांव के सीधे साधे लोग इसको जलाना नहीं जानते थे। तो भाई साहब उसके लिए गोधन था ना अपना हीरो। अब वो क्या करता है, जो मुनरी थी, यहाँ देखिए लिखा उन्होंने ना, मैं यहाँ देखिए जो मुनरी थी, मुनरी को पता था कि गोधन को पंचलाइट जलाने आता है। वह बड़ी चतुराई से, ठीक है भाई साहब, अपने सहेली कनेली के माध्यम से पंच तक वह बात पहुंचाती है गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल कराने के लिए, ठीक है, पुनः बिरादरी में शामिल कराने के लिए। और गोधन मतलब जो सरपंच जी उसको पुनः बिरादरी में शामिल करते हैं और गोधन पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी काफी प्रसन्न हो जाती हैं, ठीक है भाई साहब। जो शिकायत करके उसको गाँव से बाहर करवाई थी वो काफी प्रसन्न हो जाती हैं और गोधन को शाम को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं। पंच भी अत्यधिक उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग कीर्तन भजन करते हुए खुशियां मनाते हुए। तो भाई साहब ये था आपका पंचलाइट कहानी, ठीक है भाई साहब, जिसके लिखे फणीश्वरनाथ रेड्डी हैं। इस प्रकार से समाप्त होता है, ठीक है। तो तैयार कर लेना दोस्तों, बहुत ही ईजी है, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए पंचलाइट कहानी का भाई साहब उद्देश्य है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको तैयार करना भाई साहब, बहुत ही ईजी है। पंचलाइट कहानी सिर्फ फणीश्वरनाथ द्वारा लिखी गई एक रचित आंचलिक कहानी, बस वही चीज है दोस्तों, कुछ इसमें नहीं, सब कुछ वही भरा पड़ा है, ठीक है। तो बस इसका उद्देश्य, आप उद्देश्य लिख देना, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए भाई साहब आपका आगे ध्रुव यात्रा, ठीक है। देखिए ध्रुव यात्रा कहानी के लिए कौन है, जैनेंद्र कुमार। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में है, जो मैंने आपको बताया था, मैं 3 कहानी आपको बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं, ठीक है भाई साहब। 2 आपको डेफिनेटली मैंने आपको समझा दिया, एक मैंने आपको बताया था कि भाई साहब कौन सा, एक पंचलाइट बताया था, एक बहादुर बताया था। अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया भाई साहब। ये जो ध्रुव यात्रा है मैं आपको मोटा मोटी समझा रहा हूँ, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। 3 तैयार करना बस, बोर्ड एग्जाम में आपको कहानी सेलेक्ट की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है भाई साहब। देखिए भाई साहब ध्रुव यात्रा कहानी के लिए कौन है, जैनेंद्र कुमार है। बहुविकल्पी भी प्रश्न आ सकता है। तो भाई साहब इसमें देखिए जो 3 कैरेक्टर है इनको आपको मेन याद रखना है, ठीक है भाई साहब। ये राजा दीपू दमन है, जो कि युद्ध जीत कर आते हैं, इनका खूब नाम होता है, प्रचार होता है। तो भाई साहब और यहाँ देखिए जो राजा दीपू दमन है इनकी मतलब प्रेमी है, ठीक है। ये दोनों आपस में प्यार करते हैं। मामला कहाँ गड़बड़ाता था दोस्तों, ये जो उर्मिला है राजा दीपू दमन की बच्चे की माँ बन जाती है बिना शादी किए। राजा दीपू दमन का कहना है कि शादी एक बंधन है लेकिन प्यार को हम सत्य मानते हैं, ठीक है भाई साहब। और इसी में भाई साहब हो गया था ये, मतलब राजा दीपू दमन की बच्चे की माँ बन गई थी उर्मिला और इनकी शादी नहीं हो गई थी। और ये जब वापस जीत के आ रहे थे युद्ध तो इनको मन ही मन अंदर दुखी हो गए थे, यार हमने शादी भी नहीं किया और हमारा एक बच्चा भी है, समाज में अगर ये बात फैलेगी तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी। तो भाई साहब वो टेंशन में आ गए। फिर उसके बाद चले गए
एक डॉक्टर को, वैद्य को दिखवाने, जिनका नाम है आचार्य मारुति। आचार्य मारुति दोस्तों यहाँ पे उर्मिला के पिताजी निकले, ठीक है भाई साहब। जब उनको ये बात पता चला कि राजा दीपू दमन ही है, हमारी बेटी से प्यार करते थे और हमारी बेटी माँ बनने वाली है, ये ऐसी चीजें, तो राजा दीपू दमन जो आचार्य मारुति जी थे वो समझाएं राजा दीपू दमन की आप शादी कर लीजिए, ठीक है। फिर शादी करने के लिए उर्मिला से राजा दीपू दमन कहते हैं चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। तो भाई साहब ये कहती हैं उर्मिला कि राजा दीपू दमन हम अभी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि शादी आपके राजा बनने में उससे क्या बोलते हैं संकट पैदा करेगी, ये करेगी वो करेगी। तो भाई साहब ये शादी नहीं की। तो भाई साहब अंत में जाकर राजा दीपू दमन ने आत्महत्या कर लिया। फिर बाद में चलिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको लिख के लाया हूँ, मैं आपको बताया था कि आपको इसको तैयार करना पड़ेगा। मैं आपको मोटा मोटी समझा दिया हूँ, मैं आपको यहाँ पे लिख के लाया हूँ, आपको समझ में आ जाएगा भी, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश इस प्रकार है। अगर ध्रुव यात्रा कहानी है तो आपको ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे देखिए, ध्रुव यात्रा कहानी जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक कहानी है जिसका सारांश इस प्रकार है, ठीक है। राजा दीपू दमन उत्तरी ध्रुव की यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण करके यूरोप के नगरों की बधाई लेते हुए मुंबई और फिर वहां से दिल्ली आते हैं। राजा दीपू दमन उर्मिला के बीच काफी पहले से प्रेम संबंध, मैंने आपको बताया ना कि राजा दीपू दमन और उर्मिला के बीच में काफी पहले से प्रेम संबंध था, ठीक है। लेकिन उन दिनों, यहाँ देखिए क्या लिखा गया, लेकिन उन दिनों परस्पर विवाह नहीं किया। रिपु दमन विवाह को बंधन मानते थे, मतलब विवाह नहीं किए, पहले से प्रेम कर रहे थे लोग और विवाह नहीं किया। राजा दीपू दमन प्रेम को बंधन मानते थे, सॉरी विवाह को बंधन मानते थे, किंतु प्रेम को सत्य मानते थे। उर्मिला के पास राजा दीपू दमन की एक संतान भी थी, मतलब एक बच्चा भी पैदा हो गया, ठीक है। उर्मिला क्या भाई साहब, उर्मिला सिद्धि प्राप्ति के लिए राजा दीपू दमन को दक्षिण ध्रुव जाने की सलाह देती है कि आप दक्षिण ध्रुव जाइए, ठीक है। आचार्य मारुति राजा, ठीक है, आचार्य मारुति राजा दीपू दमन को विवाह करने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि उर्मिला उन्हीं की बेटी है, ठीक है। मतलब एक उनसे बताते हैं कि राजा दीपू दमन जब गए थे, मतलब जो ये थे राजा दीपू दमन, उनके पास आचार्य मारुति के पास गए कि भाई साहब हमारे साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया। तो आचार्य मारुति ने बताया कि वो हमारी ही बेटी है, आप उनसे शादी कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए आगे क्या होता है। आचार्य मारुति को समझाने पर, ठीक है, आप देखिए लिखा गया ना, आचार्य मारुति के समझाने पर रिपु दमन विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब जो इनके पिता थे, उर्मिला जी के पिता थे, वो उनको समझाएं, आज रिपु दमन को समझाएं कि आप विवाह कर लीजिए, तो वो तैयार होते हैं। परंतु उर्मिला तैयार नहीं होती है, कहती है शादी, यहाँ पे कहती है ना, शादी राजा की सफलता में बाधा उत्पन्न करेगी, ठीक है। इसलिए वह राजा दक्षिण ध्रुव जाने की जिद करती है, मतलब वो जो उर्मिला थी वो दक्षिण ध्रुव जाने की जिद करती है, जिससे रिपु दमन दक्षिण ध्रुव की यात्रा पर निकल गए, ठीक है। तीसरे दिन उर्मिला ने अखबार में पढ़ा, राजा दीपू दमन सवेरे खून में भरे पाए, ठीक है, भरे पाए गए, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करने से पहले उन्होंने एक पत्र लिखा। अब पत्र में क्या लिखा था, दक्षिण ध्रुव जाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, वे किसी का वचन पूरा करने जा रहे थे, ध्रुव पर भी बचना नहीं था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर लिया। और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों देखिए, जो उर्मिला के बहुत कहने पर राजा दीपू दमन जाते हैं, ठीक ना, लेकिन उनको अंदर ही अंदर घुटन हो रही थी कि यार अगर हमने शादी नहीं किया, शादी करने के लिए भाई साहब जो निर्मला थी, उर्मिला थी, शायद उर्मिला थी ना, वो भाई साहब शादी करने के लिए मना कर रहे थे, ठीक है। और राजा दीपू दमन भाई साहब एक प्रसिद्ध राजा हो गए थे। अगर समाज में ये बात फैलती कि राजा दीपू दमन ने बिना शादी की उनका एक बच्चा है, तो समाज में क्या जाएगा। तो राजा दीपू दमन ने क्या किया, अंत में जाके आत्महत्या कर लिया, ठीक है। और उन्होंने साफ साफ लिख भी दिया था, हम किसी की और यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया था, हम किसी का वचन को पूरा करने जा रहे थे, परंतु ध्रुव पर भी बचना नहीं था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर लिया। तो दोस्तों ये था आपका ध्रुव यात्रा की कहानी, बहुत ही सिंपल है, आप लोग बना के लिख देंगे। तो भाई साहब आपको सिर्फ इतना तैयार जानना है कि जो ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हो जैनेन्द्र कुमार, जिसमें राजा दीपू दमन थे, जो भाई साहब उत्तरी ध्रुव जीत कर आ रहे थे, तो वहां से आपको बधाइयाँ मिलती रही। फिर भाई साहब जो उर्मिला थी वो उनकी प्रेमी थी और बिना शादी के ही उनके पास एक बच्चा था। भाई साहब ये बात राजा दीपू दमन को अच्छा नहीं लग रहा था, उनको अंदर से अंदर ही खा रहा था कि यार हमने शादी भी नहीं किया, हमारा एक बच्चा भी, अगर समाज में ये बात फैलेगी तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी। तो फिर वो बात अपना लेकर जाते हैं एक वैद्य के यहाँ, जो राजा दीपू दमन जाते हैं आचार्य मारुति के यहाँ। आचार्य मारुति कौन थे भाई साहब, उर्मिला के ही पिता थे, मतलब उनकी जो राजा दीपू दमन के प्रेमी थी उनके ही पिता के पास वो जाते हैं, ये कहानी बताते हैं। तो फिर वो जो आचार्य मारुति थे उन्होंने बताया कि यार हमारी ही वो बेटी है, आप उनसे विवाह कर लीजिए ऐसे से। फिर वो विवाह के लिए तैयार हो गई राजा दीपू दमन, लेकिन जो उनकी प्रेमी थी उर्मिला, वो बोली कि शादी भाई साहब राजा बनने में आपको संकट पैदा करेगी और हम शादी नहीं करेंगे, आप जाइए, ये है वो है, आप अपना काम आगे करिए, हम शादी नहीं करेंगे। भाई साहब ये ऐसे से हुआ, फिर उन्होंने अंत में जाके आत्महत्या कर लिया। तो भाई साहब ये था पूरा, मैंने आपको समझा दिया ध्रुव यात्रा, ठीक है। ध्रुव यात्रा का कहानी सारांश पूछेगा, आप इस प्रकार से लिखना, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना, फिर से मैं